लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी चुनावी पिच पर रैली और रोड शो का शतक लगा चुके हैं, जिसमें जनसभा से लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन और रोड शो तक शामिल है। मुख्यमंत्री योगी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों में जाकर जनसभा को संबोधित किया है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 37 दिनों से 100 जगहों पर जनसंवाद कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी अब तक 73 जनसभा, 15 सम्मेलन और 10 रोड शो कर चुके हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में 6, राजस्थान में 4 जनसभा उन्होंने की हैं। वहीं उत्तराखंड में 4, पश्चिम बंगाल में 3 जनसभा योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 3 और बिहार में 2 जनसभा, तो वहीं मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी एक जनसभा सीएम कर चुके हैं। और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने 400 पार के लिए 80 को आधार बनाते हुए रैलियों की सेंचुरी लगा दी है। सीएम योगी पहले, दूसरे और तीसरे चरण के साथ ही महज 37 दिन के भीतर ही करीब 10 से ज्यादा राज्यों में कमल खिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैली कर चुके हैं। सीएम योगी चुनावी पिच पर कुल 100 कार्यक्रम कर चुके हैं। इनमें रैली, जनसभा, रोड शो और प्रबुद्ध सम्मेलन शामिल हैं। अब की बार 400 पार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारथी के रूप में योगी आदित्यनाथ निरंतर रैली, रोड शो, जनसभा, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। एक दिन में योगी की 3-3 रैली और रोड शो हो चुके हैं। पिछले 37 दिनों में 100 जगहों पर जनसंवाद किया है। योगी ने 73 जनसभा, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 10 रोड शो किए। महाराष्ट्र में 6, राजस्थान में 4 जनसभा और 2 रोड शो किए। उत्तराखंड में 4, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में 3-3 जनसभा, बिहार में 2, एमपी और जम्मू में 1-1 जनसभा की। ये आंकड़ा चौथे चरण से पहले का है। अभी तो लंबी लड़ाई बाकी है। लोकसभा के चुनावी अभियान में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने रैली, रोड शो और प्रबुद्ध सम्मेलनों का शतक पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में लगातार रोड शो, जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी ने इस चुनाव में न सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगे बल्कि माफिया, गुंडे और दंगे को खत्म करने का भी मुद्दा उठाया और उन राज्यों में भी यूपी मॉडल की छाप छोड़ दी जहां कांग्रेस राज में उपद्रवियों का बोलबाला हुआ करता था। जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे, लेकिन इनकी गफलत है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। एक नए स्वरूप में, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। विकास भी है और विरासत का सम्मान भी है। विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है और गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था। आज बहनों और भाइयों 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी काफी डिमांड में हैं, चाहे यूपी हो या एमपी, बिहार हो या जम्मू कश्मीर। सीएम योगी रेगिस्तान में भी कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही वो चुनावी पिच पर 150 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली और अमेठी में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है और टीम प्रियंका ने कमियों को दूर करने और अमेठी में 2019 जैसे हालात की संभावना को खत्म करने के लिए गहन सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया है।
प्रियंका गांधी न सिर्फ 12 दिनों का रोड मैप तैयार कर रायबरेली में डेरा डाल रही हैं, बल्कि उन्होंने 400 से 500 क्षेत्र का टारगेट भी बना लिया है, क्योंकि उनके सामने पारिवारिक विरासत को बचाने और बीजेपी से अमेठी को वापस जीतने की सबसे बड़ी चुनौती है। और आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। गांधी परिवार का इस क्षेत्र को छोड़ देना हार का ऐलान है। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते। अमेठी और रायबरेली की जंग अब और दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि कमान प्रियंका गांधी ने संभाली है। प्रियंका गांधी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बीजेपी के हमले का मुकाबला करने की उम्मीद कर रही हैं और विरासत की सियासत को बचाने के लिए अमेठी रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं। प्रचार के लिए प्रियंका का प्लान क्या है वो भी समझिए। वो 12 दिन तक ताबड़तोड़ प्रचार करेंगी। 400 से 500 क्षेत्र का टारगेट रखा है। रोजाना 20 गांव तक पहुंच बनाने की तैयारी है। कोर टीम में 500 लोगों को शामिल किया है। रोजाना स्ट्रेटेजी मीटिंग की रणनीति है और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार किया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रियंका गांधी 12 दिनों के लिए रायबरेली में डेरा डाल रही हैं, क्योंकि उनके सामने पारिवारिक विरासत को बचाने और बीजेपी से अमेठी को वापस जीतने की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस से रायबरेली भी छीनने की बात कह रही है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। मैं कह सकता हूं कि 19 की भांति प्रचंड बहुमत के साथ दीदी जीतेंगी और इस बार यहाँ लड़ाई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज पलायन करके यहाँ से चले गए हैं। उनके अंदर हार का डर था। इसका मतलब ये है कि एक तरफा वोट स्मृति ईरानी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर अमेठी के लोगों ने डालने का मन बना लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब राजनीतिक पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इनका अमेठी रायबरेली से कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। रायबरेली अमेठी में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है और टीम प्रियंका ने कमियों को दूर करने और अमेठी में 2019 जैसे हालात की संभावना को खत्म करने के लिए गहन सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम तैयार किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने यहां आखिरी 3 दिनों तक ही प्रचार किया था और नतीजों ने पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया, जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए। मैं विशेष राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को धोखा दिया। वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। तो राहुल गांधी को इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में वो कौन कौन है जो उनकी पीठ पर छुरा भोंक चुके हैं और इस बार आतुर हैं कि अमेठी में उनको नीचा दिखाया जाए और रायबरेली में उनको हराया जाए। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी से खतरा है, ये जगजाहिर बात है। यानी एक तरफ स्मृति ईरानी अमेठी के साथ ही रायबरेली में भी कांग्रेस की हार का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस की परंपरागत दोनों सीट पर जीत के लिए दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, ये 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस खबर की जिसने देश में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पर बड़ा फैसला कर सकती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पर फैसला पलट देगी। क्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा? क्या राहुल गांधी के पास फैसला पलटने का प्लान तैयार है? क्या रामलला फिर भव्य मंदिर से निकलकर टेंटवास में चले जाएंगे? आज ये बेहद गंभीर सवाल कांग्रेस के पूर्व नेता और प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम के बेहद सनसनीखेज दावे के बाद उठ रहे हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल ने करीबियों के साथ बैठक की। राहुल ने कहा कि सरकार बनने पर सुपर पावर कमेटी बनाएंगे। और राहुल ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की बात कही, जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया था। आपको प्रमोद कृष्णम का अब ये बयान सुनाते हैं। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ,
उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी कांग्रेस को राम विरोधी बताया। पीएम मोदी ने भी सवाल पूछे कि क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देंगे या काशी विश्वनाथ मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। आपको बयान सुनाते हैं। इस धरती से सवाल उठा रहा हूं, सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या? लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। देश में कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले पीओके पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का पाक प्रेम जगजाहिर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके पर अपना दावा हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। जब राजनाथ सिंह ने कहा कि बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत ही नहीं है, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। वहीं जब देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में खुद ही शामिल हो जाएंगे, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो आपके पास है वो संभल नहीं रहा, चले हैं पीओके लेने। यानी कि फारूक और उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो भी तब जब देश में चुनाव चल रहा है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में तीसरे चरण से पहले पीओके का मुद्दा गर्मा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है, वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजस्थान ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वे पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब
लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले। लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं, जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के मुसलमानों को लेकर दिए बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं और पाकिस्तान के नेता विपक्ष के पक्ष में बोलते हैं। इंडिया गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहे या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को लेकर भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ कल जहां तीसरे चरण का मतदान होना है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इस छापेमारी में करीब 40 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। ईडी की छापेमारी में मिले नोटों का संबंध झारखंड के मंत्री आलमगीर से बताया जा रहा है, क्योंकि बरामद नोट आलमगीर के सचिव के नौकर के ठिकानों से बरामद किए गए और ऐसे में इस कैश कांड पर पीएम मोदी ने भी निशाना साधा। अपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।